इवनिंग। तो गाइस हम अब इस वीडियो के साथ हम अपनी पीटी 365 पॉलिटी के मैगजीन को कंप्लीट कर देंगे और कल हम अपनी इकोनॉमिक्स के स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज के न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दैट इज द रेगुलेशन ऑफ बिग टेक कंपनी। ठीक है, अभी क्या है, देयर आर मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन वर्ल्ड वाइड गोइंग ऑन द अब्यूज ऑफ मोनोपोलिस्टिक पावर बाय द बिग टेक फर्म लाइक फेसबुक गूगल। मतलब सिंपल बात ये है कि फेसबुक और गूगल जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इन पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कहीं ना कहीं कि अपनी पावर का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करती हैं या फिर अपने कंट्रोल की वजह से क्या है इनको मिसयूज़ करती हैं, क्योंकि लोगों का डाटा होता है, इतना कुछ होता है। तो इससे रिगार्डिंग क्या है, वर्ल्ड वाइड क्या डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इनके लिए क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, देखते हैं क्या। देखो, अब बिग टेक कंपनीज को इंडिया में रेगुलेट करने के लिए क्या क्या मैकेनिज्म है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंडर ये सभी एक्टिविटीज को गवर्न करता है जो भी कंप्यूटर रिलेट से रिलेटेड है। ठीक है, और इसमें सभी इंटरमीडिएट्स को कवर किया जाता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द यूज़ ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इसके अलावा हमारे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पावर है कि वो कुछ भी डायरेक्शन इशू कर सकती हैं अगर हमने क्या करना है, अगर वो मॉनिटर करने के लिए या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन डिक्रिप्ट। डिक्रिप्ट का मतलब क्या होता है, अगर लाइक कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर हो बिट्स के इंफॉर्मेशन में या फिर कोडिंग के इंफॉर्मेशन में, अगर कोई इंफॉर्मेशन स्टोर हो तो उसको डिक्रिप्ट करने के लिए ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्शन इशू कर सकती है टू इंटरसेप्ट, मॉनिटर और डिक्रिप्ट एनी इंफॉर्मेशन जो जनरेट हुई हो, ट्रांसमिट हुई हो, रिसीव्ड हुई हो, स्टोर्ड हुई इन कंप्यूटर रिसोर्सेज। ठीक है, इसके अलावा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये क्या करता है, ऑफकोर्स आपको पता है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम किया। यह करता है कि कंपटीशन का कल्चर बना रहे, ये प्रमोट करता है और सस्टेन करता है कि कंपटीशन चला रहना चाहिए मार्केट में जो चल रहा है, सो दैट क्या करता है, मतलब कि कोई भी मोनोपोली ना बनाया सके, कोई एक सिंगल यूजर मोनोपोली ना बनाए। ये डिटरमिन करती है कि वेदर वो जो टेक एंटिटी है कहीं वो अपनी पोजीशन को डोमिनेट तो नहीं करना चाह रही है। ठीक है, ये सब उसको इंश्योर करता है। इसके अलावा जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके पास पावर है कि वो किसी भी जो डोमिनेंट फर्म है उसको डिवाइड कर देती है कि दैट सच फर्म डज नॉट एब्यूज इट्स डोमिनेंट पोजीशन में फाइनली बी इक्विप। ठीक है, इसके अलावा एक एनफोर्समेंट एंड डायरेक्टेड हो गया, आपको पता ही है, ये जो भी एफडीआई केसेस होते हैं, लाइक जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट केसेस होते हैं, उनके में देखते हैं इन बिजनेस टू कंज्यूमर एंटरप्राइज। फाइन, नेक्स्ट है इंटरनेट शटडाउन। अभी क्या है, यूके बेस्ड प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिसर्च फर्म टॉप 10 वीपीएन के द्वारा एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है, जिसमें ये बोला है कि 2020 में जो इंटरनेट शटडाउन हुए हैं उसकी वजह से इंडिया को $2.8 बिलियन का लॉस हुआ है, जो नियर अबाउट हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी के 70% लॉसेस को क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। फाइन, और अगर देखा जाए वर्ल्ड में जो टोटल लॉस हुआ है वो $4 बिलियन हुआ है, लेकिन हमारे इंडिया में सिर्फ $2.8 बिलियन का लॉस है। मतलब कि इंडिया के में शटडाउन की वजह से पूरे वर्ल्ड को नियर अबाउट 70% लॉस हुआ है। फाइन, अब हमारे क्या प्रोविजंस हैं जिसके अंडर इंटरनेट को हमारा शट डाउन किया जाता है। जैसे हमने देखा कोई एग्जाम आता तब हम इंटरनेट शट डाउन कर देते हैं, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था तब भी हमने इंटरनेट को शट डाउन कर दिया था, या फिर जब अयोध्या वर्डिक्ट आया था तब भी हमने इंटरनेट को शट डाउन कर दिया था। तो ऐसा क्यों करते हैं, ये कौन से प्रोविजन है जिसके अंडर हमें पावर मिलती है कि इंटरनेट शट डाउन कर। ठीक है, अभी देखते हैं प्रोविजंस हैं कुछ। देखो 2017 से पहले क्या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंडर सेक्शन 144 के पास क्या पावर थी कि वो क्या करते हैं, किसी भी पर्सन मतलब 5 से ज़्यादा लोगों की असेंबली पे क्या कर सकता है, टेम्प्रेरी बैकन लगा सकता है। इसके अलावा इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंडर भी हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट को शट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ऑर्डर कौन करता है, अगर आपको इंटरनेट शट डाउन करना है तो जो भी उस डिस्ट्रिक्ट का डीएम या एसडीएम है उसके पास पावर होती है, वो जो भी स्टेट ने उसको पावर दी होती है कि आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट को शट डाउन कर सकते हो अपने इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इस शट डाउन का ड्यूरेशन को होता है सेक्शन 144 के अंडर क्या 2 मंथ से ज़्यादा शट डाउन नहीं कर सकते, और 6 मंथ से ज़्यादा तो फिर भी नहीं कर सकते। फाइन, अब ये 6 मंथ्स भी आप तभी तक कर सकते हो जब तक अगर आपको स्टेट ने एक्सटेंड करने को पावर दे दी। ठीक है, 2017 के बाद क्या बोला गया, एक और एक्ट आया गया, दैट इज द टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी रूल 2017। इस न्यू रूल्स को अमेंड, इन न्यू रूल्स को जो ऐड किया गया वो कैसे ऐड किया गया, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 का इसको इसके सेक्शन 7 को अमेंड करके इस रूल को क्या किया, ऐड किया गया। ठीक है, हालांकि 2017 रूल्स के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर भी जो सेक्शन 144 के अंडर जो पावर उसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया। ठीक है, अब यहाँ पे कौन ऑर्डर कर सकता है, ओनली जो यूनियन या स्टेट का जो होम सेक्रेटरी है वही क्या कर सकता है, ऑर्डर पास कर सकता है टू बी रिव्यूड बाय अ कमिटी विद इन द 5 डेज। मतलब कि जब भी आपको इंटरनेट शट डाउन करना है तो सिर्फ होम सेक्रेटरी है या फिर यूनियन का या स्टेट का, वो ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है। ठीक है, अगर कोई अनअवॉइडेबल सब्सक्रम मतलब कि एकदम से कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है, जिसका रैंक ज्वाइंट सेक्रेटरी है उससे अबव जिसका रैंक है वो क्या कर सकता है, इस ऑर्डर को इशू कर सकता है, और उसको ऑथराइज जो करवाना होगा वो सेंट्रल या स्टेट का होम सेक्रेटरी। ठीक है, अब एक इधर आपको देखना होगा कि इसमें
ड्यूरेशन कब तक है, ठीक है। टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज अमेंडमेंट रूल्स 2020 ऑर्डर के अंदर जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो 15 दिन से ज़्यादा मतलब सस्पेंड नहीं हो सकती, ठीक है। अब इसके अलावा और भी प्रोविजन इंटरनेट शटडाउन के, जैसे सेक्शन 69 क्लोज ए का जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 है, वो गवर्नमेंट के पास पावर देता है कि वो पर्टिकुलर वेबसाइट को ब्लॉक कर सकती है, पूरे इंटरनेट को नहीं, एज अ होल नहीं, मतलब कि सिर्फ कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट से उनको ब्लॉक कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं, दैट इज द डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स। देखो यदि हमारा डेली करंट अफेयर्स में हम पढ़ते रहते हैं। अभी के जो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर जो किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, उन्हों को रैंक सेकंड मिला है अमंग द 16 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। इसमें से और 65 मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से थर्ड रैंक मिला है ऑन डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स में जो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर है उसको सेकंड रैंक मिला है, ठीक है, और इसको थर्ड रैंक मिला है आउट ऑफ द 65 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, ठीक है। अब आपको जरा इसके बारे में पता होना चाहिए डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स है क्या। देखो जो डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स है वो क्या करता है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस को क्या करता है, असेस करता है कि उन्होंने सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है, जो भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, उनको कितना ज़्यादा इंप्लीमेंट किया। आपको पता है सेंटर भी अपने लेवल पे इतनी ज़्यादा स्कीम्स को लेकर आती रहती है, स्टेट भी अपने स्कीम्स को इतना लेकर आता रहता है, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी होती है, मतलब जिसमें सेंटर और जो स्टेट है दोनों इक्वली शेयर करते हैं, इक्वली नहीं मतलब कि रेशो करते हैं, ठीक है। तो वो स्कीम्स को डिफरेंट मिनिस्ट्रीज ने कितना ज़्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट किया उस वे में क्या करता है, रैंक करता है, ठीक है। ये कंडक्ट किया जाता है किसके द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, कि इसको कंडक्ट कौन करता है, इसको कंडक्ट किया जाता है बाय डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस, जो किसके अंडर है, नीति आयोग, ठीक है। अगर आपको इस डिपार्टमेंट का नाम नहीं याद रहता पर आपको नीति आयोग आपको याद रखना है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि वो क्या करता है, मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट की डाटा प्रिपेयर्डनेस को असेस करता है, मतलब कि किसके पास कितना जल्दी डाटा प्रिपेयर्ड पड़ा है, डाटा रेडी पड़ा है, सो दैट अगर आपसे कोई रिक्वेस्ट करता है देन कैन यू शेयर, फाइन। तो इसका मतलब ये होता है इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू असेस डाटा प्रिपेयर्डनेस ऑफ द मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट ऑन अ स्टैंडर्डाइज फ्रेमवर्क, सो दैट हम क्या कर सकें, हेल्दी कॉम्पिटिशन बना के रख सकें और एक कोऑपरेशन प्रमोट कर सकें, पीयर लर्निंग फ्रॉम बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। ये क्या करता है, मेनली उनको हेल्प करता है सो दैट गवर्नमेंट पॉलिसीज को हम इफेक्टिवली वे में क्या कर सके, इंप्लीमेंट कर सके, और उसके इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क को क्या करता है, हेल्प इंप्रूव करता है, या फिर जो डिफरेंट स्कीम्स हैं या जो प्रोग्राम्स हैं उनको क्या करता है, इंप्लीमेंट करने में हेल्प करता है, सो दैट वी कैन अचीव द डिजायर्ड को, ठीक है। अब देखो गवर्नमेंट स्कीम्स या जो इतने प्लान्स आते हैं, इसका एम क्या है कि हमें कुछ ना कुछ गोल्स क्या करने, अचीव करने हैं, जो भी हमने किसी वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, तो उनको हम अचीव करें, ठीक है। तो इसमें हम यही करते हैं, इट विल इमेंसली हेल्प improve the implementation framework of government policies, schemes and programs to achieve the desired goal, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी और प्रोग्राम्स हैं जिसमें हमने क्या किया है, गवर्नमेंट सर्विसेज की डिलीवरी को इंप्रूव किया, जैसे UIDI दैट इज द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपको पता है आधार कार्ड बना दिया, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, DNA डाटाबेस एंड बिग डाटा एनालिटिक्स। तो एक कुछ और प्रोग्राम है जिससे हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज की जो डिलीवरी है, जो गवर्नमेंट अपनी सर्विस डिलीवर कर रही है, उनको हम इंप्रूव कर सकें, ठीक है। इसके अलावा कुछ मेजर थीम्स जो है डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स की, वो है डाटा जनरेशन, डाटा क्वालिटी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, डाटा एनालिटिक्स, यूज एंड डिसेमिनेशन, डाटा सिक्योरिटी एंड एचआर कैपेसिटी एंड केस स्टडीज, फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं, नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क। अभी के रिसेंटली नीति आयोग और साथ में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, दैट इज द नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क, ठीक है। अब जब हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, दैट इज ये है क्या एक्चुअल में, नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क, ये है क्या। देखो गाइस, इसके अंदर क्या है, ये एक एक्शन प्लान आपको प्रोवाइड करती है, सो दैट हम किस तरह से उस प्रोग्राम को अडॉप्ट करें, प्रोजेक्ट को मैनेज करें, सो दैट हम इंफ्रास्ट्रक्चर को अपना डेवलप कर सकें, ठीक है। सो इट प्रोवाइड्स एन एक्शन प्लान टू अडॉप्ट अ प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। इसके अलावा क्या करती है, जो कुछ प्रोफेशंस हैं उनको इंस्टीट्यूशनलाइज करती हैं और किसी प्रोफेशनल प्रोग्राम को प्रमोट करती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को प्रमोट करती है, सो दैट हम क्या कर सकें, जो प्रोफेशनल्स का वर्कफोर्स बिल्ड कर सकें। मतलब क्या है बात, सिंपल बात ये है, देखो हमें क्या करना है, देखो आपको नाम से क्या समझ में आ रहा है, नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क, मतलब कि आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजमेंट करना है प्रोजेक्ट का, और उसके लिए आपको एक रूल एंड रेगुलेशन लेके आना। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, रूल्स लेके आना, रूल बुक लेके आना, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम किस तरह से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकें, तो उसके लिए हम एक सिस्टमेटिक वे में प्रोग्राम बनाएंगे, उनके लिए एक प्रोजेक्ट मैनेज करेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हमारा एम क्या है इसमें, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो स्किल्ड लोग हैं या जो प्रोफेशनल हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनका एक वर्क फोर्स बिल्ड करना, सो दैट हम क्या कर सकें, हर एक काम में प्रोफेशनलिज्म लेके आ सकें और प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट कर सकें, और जो काम है उनको इंस्टीट्यूशनलाइज कर, मतलब कि उनको एक रिकॉग्निशन दे सकें, नेशनल लेवल का, स्टेट लेवल का एक रिकॉग्निशन दे सकें, ठीक है। मतलब ये नहीं सिर्फ एक इनफॉर्मल वर्क हो रहा, नहीं, हम क्या करते हैं, हर काम को फॉर्मलाइज कर सकें, ठीक है। क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी
इंडस्ट्री को एनहेंस करता है और प्रोफेशनल्स की कैपेबिलिटी को भी बिल्ड करता है। इसके अलावा ये जो रेडिकल रिफॉर्म्स पे काम कर रहा है सो दैट हम जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे इंडिया में आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये हेल्प करता है कि किस तरह से हम अपना गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकें। अपनी जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस मतलब किस तरह से गवर्न कर रहे हो, अपने काम को एडमिनिस्टर कर रहे हो, उन सब में इन्फिशियंसी ला सकें, कोस्ट को रिड्यूस कर सको, जो वेस्ट मटेरियल उसको रिड्यूस कर सके विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, और साथ में अपने एनवायरमेंट और इकोलॉजी को भी हम सस्टेन कर सकें। फाइन। अब आप देख सकते हैं प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता क्या। ये क्या करता है, जो प्रोजेक्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं उनको इंटीग्रेट करता है सो दैट हम एक कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें, ठीक है। लाइक आपका जो एम है, हर एक 4-5 बंदों का जो एम है उन सबको इंटीग्रेट करके कॉमन ऑब्जेक्टिव बना सकें, ठीक है। ये क्रॉस फंक्शन होते हैं, जैसे मतलब कि ये क्या करता है, जो प्रोजेक्ट्स के अंदर जो डिफरेंट डिसिप्लिन हैं उनको मैनेज करता है, जैसे इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस, और जो वेरियस कंपोनेंट है जैसे पावर, वाटर, हाईवे, इसको मतलब आप अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, हाँ 5 दोस्त हो, आपने सोचा चलिए यार मैं आलू की सब्जी बनाऊंगा, ठीक है। मतलब लेट अस सपोज आई एम गिविंग अ, बस ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ। आपने बोला ठीक है तू आलू बाजार से लाएगा, ठीक है। आपने बोला कि ठीक है तू आलू काटेगा, उसने बोला कि नहीं तू मटेरियल लाएगा, इंग्रेडिएंट्स लाएगा और फिर ऐसे बनाएगा, ठीक है। मैं इस तरह से आपने काम बांट लिया, ठीक है। तो आपके इंडिविजुअल एलिमेंट्स है, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने सब्जी बनानी है, एट द एंड आपको इकट्ठे खाना है, फाइन। तो आपको ये कॉमन ऑब्जेक्टिव है। हम क्या करेंगे, जो इस प्रोजेक्ट के मतलब कि इस आलू की सब्जी बनाने के जो डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं हम उनको क्या कर देंगे, बांट देंगे, फिर और उसको हम क्या कर देंगे, और जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं उनको हम क्या कर देंगे, मतलब कि वेरियस डिसिप्लिन उनको मैनेज करेंगे, किस तरह से हम मैनेज करेंगे, ठीक है। तो प्रोग्राम मैनेजमेंट एक स्ट्रेटेजिक इन नेचर होता है, जबकि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है टैक्टिकल इन नेचर। मतलब कि एक चीज़ होती है स्ट्रेटेजिक, मतलब कि उसको आप स्ट्रेटेजी यूज़ करें, टैक्टिक का मतलब कि आपको कुछ टैक्टिक्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो प्रोग्राम मैनेजमेंट जो फोकस करते हैं कि किस तरह से आप उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करोगे कोऑर्डिनेशन के थ्रू ऑफ मल्टीपल प्रोजेक्ट, ठीक है। जबकि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फोकस करता है कि किस तरह से उस जब हम ये प्रोजेक्ट की प्लान करें तो उसमें कुछ टैक्टिक्स यूज़ करें, किस तरह से हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे वो टैक्टिक, ठीक है। तो यू शुड नो प्रोग्राम मैनेजमेंट जो काम करता है वो किस पे करता है, ऑब्जेक्टिव्स पे, ठीक है, किससे, स्ट्रेटेजीज पे, फिर जबकि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो करता है टैक्टिक्स पे, फिर प्रोग्राम करता है स्ट्रेटेजी पे, प्रोजेक्ट करता है टैक्टिक्स पे, ठीक है। तो ये याद रखना, फाइन। क्योंकि देखो यूपीएससी पे आप बिलीव नहीं कर सकते, वो कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। अब हम करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट जो गवर्नेंस इनिशिएटिव हमारी न्यूज़ में था। एक था ई ग्राम स्वराज पोर्टल, ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया गया था सो दैट हम क्या कर सके, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में ऑल ओवर द कंट्री ई गवर्नेंस को स्ट्रेंथन कर सके। इसका एम यही था कि हम क्या कर सकें, जो डिसेंट्रलाइज करेंगे, डिसेंट्रलाइज मतलब आपको पता है म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत ग्रास रूट लेवल पे क्या कर सके, ट्रांसपेरेंसी लेके आ सके, और वहाँ की जो प्रोग्रेस रिपोर्टिंग है, जो वर्ड बेस्ड अकाउंटिंग है, उनमें हम ट्रांसपेरेंसी लेके आ सकें, ठीक है। इसमें क्या ये सिंगल विंडो प्रोवाइड करता है सो दैट हम पंचायत से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन को यहाँ से आप ले सकते हैं। कंप्लीट प्रोफाइल ऑफ पंचायत, ये जो भी पंचायत के फाइनेंसेस की डिटेल्स हैं, एसेट की जो डिटेल्स हैं, ये जो भी एक्टिविटीज अभी ग्राम पंचायत कैरी ऑन कर रही है, जो ग्राम पंचायत के अंदर जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के अंदर जो भी एक्टिविटीज चल रही है, इन सब की आप इन्फॉर्मेशन इस पोर्टल से ले सकते हो, ठीक है। 2021 में अराउंड जो 2.43 लाख ग्राम पंचायत हैं उन्होंने अपने ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान को फाइनलाइज कर दिया, कहाँ पे, इस ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज द पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020। जो पब्लिक अफेयर इंडेक्स है ये डाटा, एक मिनट, 2020 है, ये एक डाटा ड्राइवन प्लेटफॉर्म है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रैंक करते हैं गवर्नेंस के लेवल पे। जो पब्लिक अफेयर इंडेक्स है उसको डेवलप किया जा रहा है किसके द्वारा, नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा इसको डेवलप किया जाता है। गवर्नेंस परफॉर्मेंस को हम एनालाइज करते हैं कि किस तरह से जो वो पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर जो यूनियन टेरिटरी है वो सस्टेनेबल वे में डेवलप कर रही है 3 पिलर्स पे, इक्विटी, ग्रोथ और सस्टेनेबल। मतलब कि ये नहीं कि जो रिचर सेक्शन है, रिचर स्टेटस सोसाइटी का वो रिच हो जा रहा है या लोअर सेट है वो, और नहीं, हमें देखना है इक्विटी कितनी है, ठीक है। और हम किस पे देखते हैं, ग्रोथ पे और सस्टेनेबिलिटी। लार्ज स्टेट्स कैटेगरी में केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ये टॉप 3 है, जबकि बॉटम में कौन है, यूपी, ओडिशा और बिहार। स्मॉल कैटेगरी में गोवा ने रैंक फर्स्ट किया, जबकि मणिपुर ने रैंक लास्ट किया, और चंडीगढ़ ने टॉप किया इन द कैटेगरी ऑफ यूनियन टेरिटरी। फाइन। नेक्स्ट है अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स। देखो कैसे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी बॉडी कौन से इंडेक्स को क्या करती है, पब्लिश करती है, ठीक है। इसको रिसेंटली रिलीज किया किसके द्वारा, प्रजा फाउंडेशन के द्वारा। ये क्या करती है, स्टेट को रैंक करती है कि कौन सी जो स्टेट है एक्चुअल में क्या कर रही है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी को रियली एम्पावर कर रही है, और अपने जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको कितना क्या कर रही है, एम्पावर कर रही है, ठीक है। अभी ये अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स के अकॉर्डिंग ओडिशा को टॉप किया गया है इन ऑल द इंडियन स्टेट अर्बन गवर्नेंस में, वाइल जो मणिपुर और नागालैंड को इन्होंने टॉप बॉटम से रैंक किया। इंडेक्स ने शो किया कोई भी जो स्टेट है वो 18 फंक्शन जो कि 12 शेड्यूल में है म्यूनिसिपैलिटीज़ को वो डिवोल्व नहीं किया। डिवोल्व मतलब कि डिसेंट्रलाइज करना, ठीक है। तो किसी भी स्टेट ने अभी तक जो म्यूनिसिपैलिटी के अंदर जो 12 सब्जेक्ट्स आते हैं, 18 सब्जेक्ट्स आते हैं, उसको डिसेंट्रलाइज नहीं किया।
to the city government. Fine. Next news है that is the India Post launches 5-star village scheme. ये PT 365 पॉलिटी के लास्ट न्यूज़ है. अभी क्या देखो गाइस, इंडिया पोस्ट ने जो लॉन्च किया 5-स्टार विलेज स्कीम. देखो इसका एम क्या है कि जो रूरल एरियाज में जो 5 पोस्टल स्कीम्स हैं उसके यूनिवर्सल कवरेज को इंश्योर करें. मतलब कि रूरल एरियाज में चली जो पोस्टल स्कीम्स हैं उनको हम क्या कर सकें, हर एक एरिया पूरे ऑल ओवर द कंट्री उसको यूनिवर्सली कवर कर सकें. ठीक है, इसके अंदर जो स्कीम्स कवर्ड है कौन कौन से, तो सेविंग बैंक अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट या PPF अकाउंट भी बोलते हैं, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी बोलते हैं. ठीक है, इसका एम यही है कि हम क्या कर सकें, देखो एक है पब्लिक अवेयरनेस, उनका गैप, और पोस्टल प्रोडक्ट्स की पहुंचने की जो सर्विस है उसको हम क्या कर सके, गैप को भर सके, स्पेशली इंटीरियर विलेजेस, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा रिमोट विलेजेस हैं जहाँ पे इवन लोगों को पता ही नहीं कि ऐसी कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स भी चल रही हैं, वो बिल्कुल भी अवेयर नहीं है. तो हमें क्या करना है, पहले तो पब्लिक को अवेयर करना है और साथ में वो सर्विसेज एक्चुअल तक उन तक पहुँचानी भी है. तो इन गैप को हमें ब्रिज करना है. ठीक है, इसमें क्या है, अगर कोई भी विलेज यूनिवर्सल कवरेज कर लेगा 4 स्कीम्स का, मतलब कि देखो इसके अंडर 5-स्टार विलेज स्कीम के अंडर जितनी भी स्कीम्स हैं उसमें से अगर 4 स्कीम्स उस विलेज ने क्या कर ली, इम्प्लीमेंट करी, तब हम उस विलेज को 4 स्टार का स्टेटस मिलेंगे. और अगर विलेज ने 3 स्कीम्स इंप्लीमेंट करी तो उस विलेज को हम इस तरह से 3 स्टार का स्टेटस करेंगे एंड सो. ठीक है, तो जितना विलेज जो विलेज जितनी स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम उस विलेज को उतना स्टार का स्टेटस देंगे. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो से हमारी जो ये PT 365 पॉलिटी की मैगजीन थी ये बिल्कुल कंप्लीट होती है. अब हम अपनी इकोनॉमी की मैगजीन शुरू करेंगे. अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना. तब तक ले बाय बाय, टाटा.